नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात करने जा रहे हैं जो जो सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। ये कहानी है सिद्धांतों की टक्कर की, एक अटूट संकल्प की। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप, एक अदम्य गाथा की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक शासक के संघर्ष को परत दर परत खोलते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझना है कि उस दौर की दो सबसे बड़ी विचारधाराएं कैसे टकराईं। एक तरफ थी साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का जज्बा। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और ये टकराव सिर्फ जमीन का नहीं था, ये उसूलों का था। एक तरफ थे शहंशाह अकबर, जो कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों के एक बेजोड़ मिश्रण से अपने साम्राज्य को फैला रहे थे। उनका एक बड़ा रणनीतिक लक्ष्य था, गुजरात के बंदरगाहों तक एक सुरक्षित रास्ता बनाना, और इसके लिए ज्यादातर राजपूत रजवाड़ों ने मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब झुकने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, उनका मानना था कि मेवाड़ की आजादी का कोई मोल नहीं हो सकता। और उनकी विरासत का आदर्श वाक्य था, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। यानी जो अपने धर्म और कर्तव्य पर दृढ़ रहता है, ईश्वर भी उसकी रक्षा करता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, है ना, ये तो उनके पूरे जीवन का दर्शन था। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मतलब युद्ध ही पहला और आखिरी रास्ता था? ऐसा लगता है कि अकबर ने भी सीधे सीधे लड़ाई को तरजीह नहीं दी थी। उन्होंने प्रताप को मनाने के लिए कई कोशिशें की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। युद्ध से पहले कूटनीति के कई दौर चले। अच्छा। हाँ, अकबर ने एक के बाद एक कई दूत फेले, लेकिन हर बातचीत एक ही मुद्दे पर आकर अटक जाती थी। व्यक्तिगत अधीनता। हाँ, व्यक्तिगत अधीनता। प्रताप किसी भी तरह की संधि के लिए तैयार थे, पर वो खुद अकबर के दरबार में पेश होकर उनकी हुकूमत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए ये मेवाड़ की संप्रभुता से समझौता करने जैसा था। बिल्कुल। राजा भगवंत दास के साथ जो बातचीत हुई थी वो तो लगभग सफल हो ही गई थी, है ना। प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार भेजने की पेशकश भी कर दी थी। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक कदम था। सम्मान भी दिखाया और अपनी शर्त भी रखी। सही कहा, लेकिन अकबर के लिए ये काफी नहीं था। उनके साम्राज्य का जो मॉडल था वो इस बात पर टिका था कि शासक व्यक्तिगत रूप से आकर उनकी अधीनता स्वीकार करे। जब राजा खुद झुकता है तो ये पूरे राज्य के लिए एक साफ संदेश होता है। बिल्कुल। अमर सिंह का आना एक सम्मानजनक इशारा था, पर वो प्रताप के व्यक्तिगत समर्पण का विकल्प नहीं था। और जब आखिरी कोशिश में राजा टोडरमल भी खाली हाथ लौटे, तो ये तय हो गया कि अब इस मसले का हल तलवारें ही करेंगी। और जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, बिल्कुल, तो जाहिर है कि अब फैसला रणभूमि में ही होना था। और यहीं से कहानी 18 जून 1576 यानी हल्दी घाटी की तरफ मुड़ती है। और ये कोई बराबरी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। बराबरी की तो दूर दूर तक नहीं थी। चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। जी। एक तरफ खड़ी थी मुगल सेना, जिसकी संख्या आधुनिक इतिहासकार 5000 से 10,000 के बीच आंकते हैं। और इसका नेतृत्व कर रहे थे जयपुर के राजा मान सिंह। हाँ, जो उस वक्त के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक थे। और उनकी सेना सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं थी, बल्कि तकनीक में भी बहुत आगे थी, है ना। हाँ, उनके पास उस दौर के सबसे आधुनिक हथियार थे। ये सिर्फ हथियारों का अंतर नहीं था, ये युद्ध की तकनीक का अंतर था। अच्छा। मुगलों की बंदूकें, जिन्हें मस्कट या तोड़ेदार बंदूक कहा जाता था, और उनकी हल्की तोपें राजपूतों के पारंपरिक घुड़सवार हमलों को दूर से ही बेअसर कर सकती थी। मतलब एक ऐसी सेना जो मैदान में टिक कर लड़ना जानती थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। उनकी सेना में मुश्किल से 3000 सैनिक थे, जिनमें 400 भील धनुर्धर भी शामिल थे। और हथियार थे परंपरागत भाले, तलवारें और भील आदिवासियों के वो अचूक तीर कमान। तो कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। प्रताप किस भरोसे पर ये जंग लड़ रहे थे? उनका भरोसा 3 चीजों पर था: अपनी सेना का जोश, अरावली की पहाड़ियों का भूगोल, और उनकी अपनी युद्ध रणनीति। वो जानते थे कि वो खुली लड़ाई में मुगलों को नहीं हरा सकते। उनकी योजना थी मुगल सेना को हल्दी घाटी के तंग दर्रे में फंसाना, जहां उनकी बड़ी संख्या और तोपखाना बेअसर हो जाए। हाँ, और फिर अचानक हमला करना। और शुरुआती घंटों में तो ये रणनीति काम कर भी गई। मेवाड़ी सेना ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। सही में? हाँ, शुरुआती हमला इतना भीषण था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन मान सिंह और उनके कमांडर आसफ खान, उन्होंने स्थिति को संभाला और अपनी रिजर्व सेना को आगे कर दिया। बिल्कुल।
यहीं से युद्ध का पासा पलटने लगा। प्रताप धीरे धीरे मुगल सैनिकों से घिरने लगे। और यहीं पर वो घटना हुई जिसके कारण ज्यादातर इतिहास की किताबें हल्दी घाटी को प्रताप की हार मानती हैं। उनका युद्ध के मैदान से पीछे हटना। हाँ, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वे एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या ये हार थी या एक सोची समझी सामरिक वापसी? शोधक जर्नल जैसे स्रोत और कई इतिहासकार इसे एक शानदार रणनीति मानते हैं। जब प्रताप घिर गए तो झालामान ने उनका राजसी छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। तो मुगल सैनिक उन्हें प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े। हाँ, और इस बलिदान ने प्रताप को अपनी सेना के एक बड़े हिस्से के साथ सुरक्षित निकलने का मौका दे दिया। लेकिन कई इतिहासकार इसे एक सोची समझी रणनीति नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये मैदान में बनी एक मजबूरी थी। देखिए, चाहे ये पहले से तय की गई योजना हो या उस पल में लिया गया एक शानदार फैसला, उसका नतीजा तो रणनीतिक ही था। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है युद्ध को जारी रखने के लिए खुद को बचाना। प्रताप ने वही किया। और इस जीत के बाद मुगल सेना का जो हाल हुआ वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। चलिए उस पर बात करते हैं। मानसिंह ने युद्ध का मैदान तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अकबर इस जीत से इतने नाराज क्यों हुए कि उन्होंने मानसिंह को कुछ समय के लिए दरबार से ही निकाल दिया? अकबर की नाराजगी सिर्फ प्रताप के बच निकलने पर नहीं थी। ये इस बात का एहसास था कि ये जीत कितनी खोखली थी। मुगल सेना गोगुंदा में जाकर फंस गई। रसद की इतनी कमी हो गई कि सैनिकों को अपने घोड़ों का मांस तक खाना पड़ा। अरे बाप रे! और ऊपर से भील आदिवासियों के छापामार हमलों ने उन्हें इतना डरा दिया कि वो अपने कैंप से बाहर निकलने से भी डरते थे। इतिहासकार बदायूनी, जो खुद उस युद्ध में मौजूद थे, उन्होंने भी तो मुगल सेना की बुरी हालत के बारे में लिखा है। हाँ, बदायूनी का आंखों देखा हाल बताता है कि मुगल सैनिक भीषण गर्मी और थकान से बेहाल थे। उनके 500 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। मतलब उनमें प्रताप की सेना का पीछा करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं बची थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो अपने कैंप के चारों ओर खाई और दीवारें बना ली थी। ये किसी विजेता सेना का तो लक्षण नहीं है। नहीं, ये एक डरी हुई और रक्षात्मक सेना का लक्षण है। यानी मुगलों का मुख्य उद्देश्य प्रताप को पकड़ना या मारना तो पूरी तरह से अधूरा रह गया। पूरी तरह से। और शायद इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद एक फतनामा जारी किया था। हाँ, विजय की आधिकारिक घोषणा। लेकिन हल्दी घाटी के बाद ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ। ये एक ऐसी जीत थी जिसने विजेता को थका दिया, निराश कर दिया और जिसे वो दुनिया के सामने जाहिर भी नहीं कर सके। और दूसरी तरफ प्रताप भले ही मैदान से हट गए, लेकिन उनका संकल्प और मजबूत हो गया। और भी मजबूत हो गया। और इसी भीषण लड़ाई और रणनीति के बीच हमें वफादारी और साहस की एक ऐसी कहानी मिलती है जो इतिहास से निकलकर लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। चेतक की कहानी। हाँ, चेतक की कहानी। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए और दुश्मन सैनिकों से घिर गए तो उनके घोड़े चेतक ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। कहा जाता है कि उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था, फिर भी वो अपने स्वामी को लेकर एक 22 फुट चौड़े नाले के पार कूद गया। हाँ, और प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। ये सोचना भी अद्भुत है। मतलब इतिहास में एक जानवर की वफादारी की कहानी इतनी अमर हो गई। ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये उस दौर की स्वामी भक्ति और बलिदान की भावना का प्रतीक बन गई। सही कहा। तो हल्दी घाटी कोई अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत थी। अब लड़ाई किलों और मैदानों से निकलकर अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में पहुंच गई। एकदम सही। प्रताप ने अब वही रणनीति अपनाई जिसमें वो माहिर थे, छापामार युद्ध, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। हाँ। इसमें उन्हें भील आदिवासियों का जबरदस्त साथ मिला, जो उन जंगलों और पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तो वे अचानक मुगल चौकियों पर हमला करते और उनकी रसद की लाइनें पाट देते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। ये एक विशाल साम्राज्य की बड़ी सेना से लड़ने का सबसे कारगर तरीका था, है ना? बिल्कुल। कम संसाधनों के साथ दुश्मन को लगातार परेशान करते रहो, उसे थकने पर मजबूर कर दो। और ये रणनीति कामयाब भी रही। बेहद कामयाब रही। 1579 आते आते मुगल साम्राज्य का ध्यान बंगाल और बिहार में हो रहे विद्रोहों पर चला गया। तो प्रताप ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हाँ, और अपने पश्चिमी मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। उन्होंने मुगलों को चैन की सांस नहीं लेने दी। हल्दी घाटी की लड़ाई को बहुत शोहरत मिली, शायद उसके नाटकीय पहलुओं की वजह से। हाँ, वीरतापूर्ण पहलुओं की वजह से। लेकिन हमारी स्रोत एक और लड़ाई की तरफ इशारा करते हैं, दिवेर का युद्ध। हाँ,
जो शायद रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा अहम था। बिल्कुल। अगर हल्दी घाटी एक रक्षात्मक लड़ाई थी, तो 1582 का दिवेर का युद्ध एक जबरदस्त पलटवार था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन? हाँ, क्योंकि ये प्रताप के सालों के संघर्ष और प्रतिरोध का नतीजा था। ये एक निर्णायक मोड़ था। इस लड़ाई को इतना निर्णायक क्यों माना जाता है? इसमें ऐसा क्या हुआ जो हल्दी घाटी में नहीं हुआ था? हुआ ये कि मुगलों ने मेवाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए 36 चौकियां बना रखी थीं। अच्छा। दिवेर की चौकी उनका सबसे मजबूत गढ़ और कमांड सेंटर थी, जिसका कमांडर था सुल्तान खां घोरी। इस लड़ाई में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अद्भुत वीरता दिखाई। हाँ। और सुल्तान खान को एक ही वार में उसके घोड़े समेत चीर दिया। अरे, ये तो बहुत ही भयानक जीत थी। हाँ, और इसका असर ये हुआ कि बाकी मुगल चौकियों पर मौजूद सैनिकों का मनोबल ही टूट गया। मतलब एक जीत ने बाकी लड़ाइयों का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। दिवेर की जीत एक डोमिनो इफेक्ट की तरह थी। इस एक जीत के बाद मेवाड़ी सेना में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने एक एक करके कुंभलगढ़ समेत सभी 36 मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो मेवाड़ में मुगल प्रशासन का ढांचा पूरी तरह से ढह गया। हाँ, और अपनी मृत्यु से पहले प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस हासिल कर लिया था। यह उनकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। बिल्कुल। तो हमने योद्धा प्रताप और रणनीतिकार प्रताप की बात की, लेकिन इन सब से परे एक इंसान के तौर पर उनका चरित्र कैसा था? उनके उसूल और उनका स्वाभिमान ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। निश्चित रूप से उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह चित्तौड़ को वापस नहीं जीत लेते, तब तक वह महलों में पलंग पर नहीं सोएंगे और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था, है ना? नहीं, ये उनके संकल्प का प्रतीक था, जो उन्हें और उनकी प्रजा को हर पल उनके लक्ष्य की याद दिलाता था। और उनके चरित्र की ऊंचाई हमें उस एक घटना में भी दिखती है। अब्दुर्रहीम खाना के परिवार वाली घटना। हाँ, जब उनके सैनिकों में उनके परिवार की महिलाओं को पकड़ लिया था। वो एक अद्भुत उदाहरण है। उस दौर में दुश्मन के परिवार की महिलाओं को युद्ध की लूट समझा जाता था। लेकिन जैसे ही प्रताप को ये खबर मिली, उन्होंने न सिर्फ अपने सैनिकों को फटकार लगाई, बल्कि उन सभी महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजने का हुक्म दिया। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई एक साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ थी, लोगों के खिलाफ नहीं। बिल्कुल सही। तो महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ युद्ध और प्रतिरोध की नहीं है। ये अपने सिद्धांतों पर टिके रहने, स्वाभिमान के लिए हर मुश्किल सहने और कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति की कहानी है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो भारतीय राष्ट्रवाद और देशभक्ति के एक अग्रदूत बन गए। उनकी कहानी ने आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं को प्रेरित किया। सही है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो और चरित्र मजबूत हो, तो सीमित संसाधनों के साथ भी सबसे बड़ी ताकतों का सामना किया जा सकता है। आज भी उनका नाम साहस, बलिदान और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का पर्याय है। उनकी गाथा हमें याद दिलाती है कि आज़ादी और स्वाभिमान का मूल्य किसी भी सल्तनत से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है कि असली सवाल शायद ये नहीं है कि कोई एक युद्ध जीता गया या हारा गया। असली सवाल तो ये है कि क्या एक साम्राज्य की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा किसी राष्ट्र के अपनी आज़ादी और स्वाभिमान के लिए जो अटूट संकल्प है, क्या उसे कभी हमेशा के लिए मिटा सकती